वेलकम बैक फ्रेंड। एक हम देख रहे हैं इफेक्टिव मैनेजर में क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए। तो हमने काफ़ी सारी क्वालिटीज़ देख ली है, जैसे एजेंडा डिस्कशन करना होता है, फिर रिव्यू मीटिंग करना होता है, मिनट्स ऑफ द मीटिंग क्या होता है, ये सारी चीज़ें हमने पिछली वीडियोस में कवर कर लिया है। आप वीडियोस चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। एक नेक्स्ट इफेक्टिव हैबिट जो होती है एक अच्छे मैनेजर में या प्रभावशाली मैनेजर में, वो होती है कि वो अपने दिन की जो प्रायोरिटीज़ रहती है, मतलब दिन में हम उसे क्या क्या काम करना है। आप अगर देखेंगे तो आपके पास में हमेशा हर रोज़ कम से कम आप दिन भर में जितने काम कर सकते हैं उससे ज़्यादा काम होते हैं। मतलब आपके पास लिस्ट ऑफ काम बहुत सारे हैं, पर आपकी क्षमता नहीं है कि आप सारे काम को कवर कर सकें। तो इस समय क्या करना होगा, हमें प्रायोरिटी डिसाइड करनी होगी। प्रायोरिटी डिसाइड करने का मतलब क्या है कि हमें प्राथमिकता डिसाइड करनी होगी कि हमें किस काम को पहले करना है। तो एक मैनेजर को, एक इफेक्टिव मैनेजर को अपने दिन का जो प्लान बनाना होता है वो प्रायोरिटी के बेसिस पे बनाना चाहिए। और प्रायोरिटी भी किसको देना चाहिए? सबसे पहला अगर कोई भी व्यक्ति या कोई भी मैनेजर है जिसे एकदम प्रभावशाली मैनेजर के रूप में अपने आप को स्थापित करना है या बनाना है अपने आप को, तो उसके लिए है स्टैट्यूटरी कंप्लायंसेस से रिलेटेड जो भी काम है उसको सबसे पहले अपने टेबल में लेके आए। स्टैट्यूटरी कंप्लायंसेस का मतलब होता है वो सारे काम जो कि गवर्नमेंट की तरफ से डिफाइन किए गए हैं, उसकी कुछ टाइमलाइन दी गई है और आपको उस टाइमलाइन के हिसाब से वो काम को कंप्लीट करना ही है। यदि आप स्टैट्यूटरी कंप्लायंसेस या गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से सारे काम को सही समय पे नहीं करोगे तो आपको पेनल्टी लग सकती है, या फिर आपकी संस्था को हो सकता है कि बहुत ज़्यादा नुकसान झेलना पड़े। तो और हो सकता है कि अगर आप गवर्नमेंट के नॉर्म्स को नहीं मानोगे या नहीं करोगे तो आपकी संस्था भी बंद हो जाएगी। तो सबसे पहला काम जो होता है किसी एक मैनेजर को अपनी प्रायोरिटी में रखना चाहिए, तो वो है स्टैट्यूटरी कंप्लायंसेस। मतलब अगर कोई भी मैनेजर अपने घर पे बैठ के सुबह जब खाली समय है वो अपने दिन का एजेंडा बना रहा है कि मुझे दिन भर में आज क्या क्या काम करना है, तो उसको सबसे पहले ये ध्यान देना चाहिए कि क्या आज मेरे दिन भर में कोई स्टैट्यूटरी कंप्लायंसेस से रिलेटेड काम है क्या। अगर है तो उसको सबसे पहले काम करना है, लिख के रखना है अपने पास, और जैसे ही ऑफिस पहुँचे तो सबसे पहले उस काम को कंप्लीट करें। ओके। सेकेंड नंबर का जो प्रायोरिटी होती है किसी भी संस्था की, वो होती है रिसीवेबल्स। मतलब अगर आपने कोई काम कर लिया है या कि कोई सामान आपने किसी को सेल कर दिया है, तो अब आपका क्या जिम्मेदारी है, अब आप वाले पैसे को लेके आओ जो आपका ड्यू पड़ा हुआ है। मतलब आपको जो पैसा सामने से मार्केट से लेना है, जब तक कि आपके पास सही समय पे पैसे नहीं आएंगे तब तक कि आप संस्था को बहुत अच्छे तरीके से उसके ऑपरेशन में हेल्प नहीं कर पाओगे। तो इसके लिए आपको सेकंड नंबर की जो प्रायोरिटी रखनी चाहिए वो होनी चाहिए रिसीवेबल की, कि आपको पैसा कहाँ से आना है। आपको मतलब सेकंड पॉइंट यही देखना है कि आज मेरे को दिन भर में कहाँ से पैसा आने वाला है, कहाँ से मैं किसको बोलूँ कि वो पैसा कहाँ से लेके आ जाए। कैश पैसा आपके पास आए, चेक आए, ड्राफ्ट लेके आए, कहीं से भी आए, कोई भी रिसीवेबल से रिलेटेड काम जो होता है वो आपका सेकेंड नंबर की हाई प्रायोरिटी वर्क होता है किसी भी संस्था में, किसी भी मैनेजर के लिए। थर्ड नंबर की जो प्रायोरिटी होती है वो बिजनेस जनरेशन। आपका पैसा आने वाला काम, आप पहला पॉइंट आपने देख लिया स्टैट्यूटरी कंप्लायंसेस से रिलेटेड, सेकंड पॉइंट देख लिया आपने रिसीवेबल से रिलेटेड, थर्ड पॉइंट है आपका बिजनेस जनरेशन। क्योंकि बिजनेस जनरेशन अगर आप धंधा बढ़ाओगे, अगर आप धंधा नहीं बढ़ाओगे तो आपको पता है कि क्या होगा या क्या नहीं होगा, है ना। तो थर्ड नंबर का पॉइंट ये है, आप बिजनेस जनरेशन वाली टीम को बुलाइए और उनको बोलिए कि भैया आज कहीं पे भी या तो सामान बेच के आओ, या तो सामान या आपकी सर्विसेज सेल करने के लिए आप किसी न किसी से टाई अप करिए, कहीं ना कहीं से बिजनेस जनरेट करिए ताकि आप काम करो और फिर उससे पैसा आने का बने। तो थर्ड प्रायोरिटी किसी भी मैनेजर के लिए जो होती है, इफेक्टिव मैनेजर के लिए जो होती है वो होती है बिजनेस जनरेशन से रिलेटेड काम को देखना, है ना। अपने दिन भर के एजेंडा में थर्ड नंबर का जो पॉइंट डाला जाएगा वो होगा बिजनेस जनरेशन से रिलेटेड एक्टिविटीज़ में अपना इन्वॉल्वमेंट करेगा। जो भी काम हो रहा है संस्था में, जो भी प्रकार का काम हो रहा है, उस सारे काम का रिकॉर्ड लेके रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमने पिछली वीडियो में भी देखा है।
अगर आपका MIS जगह पर नहीं है, अपडेटेड नहीं है, और अगर आप किसी से कोई इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं और आज आपने बोला है वो शाम को लाके आपको दे रहा है, मतलब आपकी संस्था में इंफॉर्मेशन का मैनेजमेंट बहुत ही बेकार है। चाहे वो सॉफ्ट कॉपी के रूप में हो, चाहे वो हार्ड कॉपी के रूप में हो, या फिर कोई भी इन्फॉर्मेशन हो, कोई भी इन्फॉर्मेशन को अगर सही तरीके से अगर आप नहीं व्यवस्थित करके रख पा रहे हैं तो आप आज या 2-4 दिन तक के तो आप अपने आप को संभाल पाओगे, पर आगे चल के अपने आप को नहीं संभाल पाओगे। कारण क्या है कि हर एक व्यक्ति की लिमिटेशन है, हर एक व्यक्ति सारी चीज़ों को याद नहीं रख सकता। तो सारी चीज़ों को याद न रख पाने की क्वालिटी को समझते हुए हमें ये चीज़ को भी समझना होगा कि इसका उपाय क्या है। इसका उपाय ये है कि आप कहीं ना कहीं इन्फॉर्मेशन को सेव करके रखो, और जहाँ आपकी ज़रूरत पड़ती है तब आप, मतलब जब आपको ज़रूरत पड़ती है तब आप उसको लेके आ जाओ, या अपने MIS वाले जो बंदा होगा, आपका एग्जीक्यूटिव होगा या फिर जो भी होगा, वो पर्सन को आप बुलाइए और बोलिए कि भैया मुझे वो इन्फॉर्मेशन निकाल के दो जो उस तारीख को हमने रिकॉर्ड करके रखा था। तो वो तुरंत अपने टेबल पे जाएगा, सॉफ्ट कॉपी होगी तो फाइल फोल्डर में खोज के वो निकाल के ला के देगा, या तो फिर अगर हार्ड कॉपी में रखा हुआ है तो हार्ड कॉपी में भी कैसे रखने का, फाइल का नंबरिंग करके। ऐसा नहीं कि कोई सी भी फाइल अव्यवस्थित तरीके से रखी हुई है, 1 2 3 4 5 6 7 करके सबको एक नंबर दे दो, और हर नंबर वाली फाइल पे ये लिख दो कि उस नंबर वाली फाइल के अंदर में क्या लिखा हुआ, ये क्या रखा हुआ है, या किससे संबंधित इन्फॉर्मेशन रखी हुई है। तो आपको ये देखना है प्रायोरिटी में कि आपकी संस्था में जो भी इन्फॉर्मेशन है वो सही तरीके से रखी जा रही है या नहीं जा रही है, उसकी वो आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए। कि आप समय समय पे अपने सभी विभाग में जाके ये देखिए कि उनके वहाँ पे जो उनको बताया गया है कि किस तरह से हार्ड कॉपी या सॉफ्ट कॉपी को रखा जाना है, उस हिसाब से वो रख रहे हैं या नहीं रख रहे हैं। ये चीज़ को देखना हर एक संस्था प्रमुख का काम होता है, या मैनेजर का काम होता है। इसके बाद MIS के बाद में ऑपरेशन से रिलेटेड कोई एक्टिविटीज़ जो चल रही है उसमें उनको कोई तकलीफ आ रही है ऑपरेशन करने में मतलब डॉक्टर वाला ऑपरेशन नहीं, आप संस्था में कोई भी काम करते हैं उस काम को हम ऑपरेशन बोलते हैं। ओके, तो ऑपरेशन में कहीं कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है। किसी काम को अगर कोई आपने सामान सेल कर दिया तो सामान को एक जगह से उठा के दूसरे जहाँ पे आपने सेल किया है वहाँ तक पहुँचाने का काम भी देखना होगा। तो ये सारे काम जो होते हैं वो आपके ऑपरेशन में आते हैं, है ना। तो ऑपरेशन आपका सही तरीके से चल रहा है या नहीं चल रहा है, उससे संबंधित आपका 5वें नंबर का प्रायोरिटी लिस्ट में वो काम आएगा। फिर पेबल्स, आपकी संस्था की गुडविल जो है वो आपके पेबल्स के ही ऊपर डिपेंड करती है। मतलब आपकी संस्था की जो साख है वो साख बचा के रखना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यदि आपकी संस्था का समय पे लोगों को पेमेंट नहीं कर रही है, अगर जो कमिटमेंट की है कि हम 15 तारीख को अगर किसी को कुछ पेमेंट करना है तो मैं ये नहीं बोलता हूँ 10 तारीख को ही आप पेमेंट कर दो, 15 तारीख को ही करो, पर हाँ ये इंश्योर करो कि 15 तारीख को वो पेमेंट चला जाए, तभी आपकी संस्था की जो साख है वो बहुत अच्छी रह पाएगी। ओके, इसके बाद लास्ट तो नहीं बोलूँगा, पर हाँ हर संस्था प्रमुख को अपने संस्था में खुद की ट्रेनिंग और जो टीम में जो लोग हैं उनकी ट्रेनिंग के ऊपर ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है। क्योंकि आप जितना सीखेंगे और आप अपनी टीम को जितना सिखाएंगे वही आपके संस्था का भविष्य तय करने वाला है। हर एक व्यक्ति सीख के ही आगे बढ़ सकता है, और संस्था प्रमुख होने के नाते आपका काम यह है कि आप बहुत सारी जानकारी इकट्ठा करिए, बहुत सारी चीज़ों को सीखिए, और ये चीज़ आप अपनी टीम मेंबर से भी शेयर करिए कि जो आपने सीखा वो चीज़ आप लोगों को भी सिखाइए। ये इंटरनल ट्रेनिंग हुई। कई बार जो ट्रेनिंग होती है वो स्टाफ के बाहर के लोगों को भी बुलवा के दी जाती है। अलग अलग प्रकार की ट्रेनिंग में जो है सबसे कॉमन ट्रेनिंग जो होती है वो है कम्युनिकेशन से रिलेटेड। नंबर 2 होती है आईटी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड ट्रेनिंग, क्योंकि आपकी टीम के लोग अगर अच्छे से बात कर सकेंगे, अच्छे से टेक्नोलॉजी को सारा यूज़ कर पाएंगे, तभी तो आपके लोग बहुत अच्छे से आपके लिए काम कर पाएंगे। अदरवाइज़ क्या होगा कि आपने लोगों को तो रख लिया है पर वो अच्छे से काम नहीं कर पा रहे। मतलब जो टीम कम समय में ज़्यादा काम कर सकती है, पर क्योंकि वो ट्रेनिंग नहीं ली है इस वजह से वो अच्छा काम नहीं कर पा रही है, तो आपका समय का वेस्टेज हो रहा है ना।
भाई संस्था का समय वेस्ट हुआ मतलब सबसे बड़ा गुनाह है। अगर एक हेड के रूप में अगर संस्था का कोई भी समय या रिसोर्स वेस्ट हो रहा है तो वो उसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक मैनेजर के ऊपर में आती है कि ये सही मैनेजर नहीं है, कि वो अपने लोगों से बहुत अच्छे से काम नहीं करवा पा रहे हैं। और काम इसलिए नहीं करवा पा रहे क्योंकि काम लोगों को आता नहीं है, तो लोगों को नहीं आता है तो आपको ट्रेनिंग देनी पड़ेगी ना। तो ट्रेनिंग पे सबसे ज़्यादा समय दिया जाना चाहिए। आपकी प्रायोरिटी लिस्ट में ये होना ही चाहिए कि आपको लोगों को ट्रेनिंग देनी है। खुद की भी ट्रेनिंग, खुद को भी अपग्रेड करना है और लोगों को भी अपग्रेड करना है। ये एक संस्था प्रमुख का काम होता है, ठीक है। अब इस पूरे काम को करने के लिए आपको दिन भर अपना जो समय है वो डिवाइड करना पड़ेगा। जब आप एजेंडा बनाएंगे तो एजेंडा में टाइम डालेंगे कि इस समय मैं ये वाला सारा काम करने वाला हूँ। तो इस प्रायोरिटी लिस्ट के हिसाब से आप समय समय पे कि 10 बजे मैं इससे मिलने वाला हूँ, 11 बजे इससे मिलने वाला हूँ, 12 बजे मैं इस विषय पे डिसीजन लेने वाला हूँ, 1 बजे मैं ये वाली ट्रेनिंग देने वाला हूँ। ये सारी चीज़ें MIS वालों से मैं कितने बजे मिलने वाला हूँ, ये सारा आपको डिसाइड करना पड़ेगा। इसमें कई बार क्या होता है कि इसमें हमने जैसे देखा कि कुछ मीटिंग्स भी रहेगी, अदर मीटिंग, वीकली मीटिंग होगी, और हो सकता है कि कोई इमरजेंसी मीटिंग भी आ जाए। इमरजेंसी मीटिंग मतलब कुछ ऑपरेशन में कुछ तकलीफ आ रही है, आपके पास लोग आ जाते हैं, तो आपको उसको भी अपना समय देना पड़ेगा। तो आपको अपने पूरे दिन को इस तरह से व्यवस्थित करना है कि सारा समय आपके पास में लिखा हुआ रहे कि किस समय मेरे को क्या करना है, और इन समय के बीच में थोड़ा सा एक्स्ट्रा समय भी निकाल के रखना चाहिए, ताकि अगर आपको कोई एडॉक काम मिल जाए, मतलब इमरजेंसी वर्क करना पड़े, तो आप कर सके। ओके, तो एक इफेक्टिव मैनेजर को अपनी प्रायोरिटीज़ डिफाइन करना बहुत ज़रूरी है, और अगर प्रायोरिटी डिफाइन करते हुए अगर कोई व्यक्ति काम करेगा तो वो बहुत अच्छा सफल मैनेजर बन सकता है। ओके, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम देखेंगे कि और कौन सी क्वालिटीज़ होती है एक इफेक्टिव मैनेजर की।